लाल किला पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये बोल, ये नारा राष्ट्रवादियों से लेकर वाम वामपंथियों तक ने ये गाए हैं। और आजकल मोदी साहब भी लाल किला पर झंडा फहरा रहे हैं। क्या इतिहास का ब्राह्मणीकरण हो रहा है? क्या सेलेक्टिव पास्ट पे बात की जा रही है? इतिहास पे भी काफी चर्चा है औरंगजेब को लेकर और तमाम इन सब बातों को लेकर। क्या जी। है मायने, किस तरह के टेक्स्ट बुक लिखे जा रहे हैं, किस तरह के सिलेबस बनाए जा रहे हैं, और इतिहास से क्या सत्ता का क्या रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। इन तमाम बातों को आज हम समझने वाले हैं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। दोस्तों, इस चर्चा में हमारे साथ आज जुड़े हैं प्रोफेसर राम पुनियानी साहब। परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब जानते हैं और कई बार अम्बेडकरनामा पर आ चुके हैं। बहुत अंतराल हो गया था, इसलिए मैंने सर से आग्रह किया कि आइए और अम्बेडकरनामा पे कुछ बातचीत कीजिए, थोड़ा हमें भी इनलाइटन कीजिए और थोड़ा हमारे दोस्तों को भी इनलाइटन कीजिए। पुनियानी साहब, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। बहुत धन्यवाद रतनलाल जी। सर, सर कैसे हैं आप? हाँ, ठीक ठाक ही है। चलिए, तो अभी हम लोग कुशवाहा साहब के यहाँ मिले थे और उसके बाद आज मुलाकात हो रही है, आज जी। ऑनलाइन उस दिन ऑफलाइन। जी। सर, औरंगजेब को लेकर और तमाम इतिहास की जिस तरह से व्याख्या की जा रही है, और वो भी मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनल हिस्टोरियन इसमें शामिल है। ज्यादातर नेता और साधु इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। हिस्टोरियन कहाँ गए? क्या ये सेलेक्टिव पास्ट, रीडिंग ऑफ सेलेक्टिव पास्ट है कि अतीत की बहुत ही एक पक्षीय एकांगी व्याख्या हो रही है, और इसके क्या मायने सर? जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इतिहास की जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है, इतिहास का जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है, वो एक तरफ से एक तरफा है, चुना हुआ है, और इनके राष्ट्रवाद को जो सूट करता है, इनके राष्ट्रवाद के लिए जो उचित है, उस प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैं खुद भी हिस्टोरियन नहीं हूँ, पर मैंने देखा कि इतिहास का बहुत बड़ा दुरुपयोग सांप्रदायिक ताकतें भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए कर रही हैं। इसीलिए मैं इन मुद्दों को पढ़ता लिखता रहता हूँ, सोचने समझने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा कोट आया था, और वो कोट एरिक हॉब्सबॉम का था। एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं कि जैसे अफीमची के लिए पॉपी होता है, पॉपी जिससे अफीम बनती है, जी, जैसे अफीमची के लिए पॉपी होता है, वैसे राष्ट्रवाद के लिए इतिहास होता है। जी, और उसका मतलब ये है कि आप जब एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तो अपने प्रकार से आप इतिहास को रखने की कोशिश करते हैं, जी, क्योंकि घटनाएं तो वही हैं, घटनाएं वही हैं। उनमें से किन घटनाओं को प्रस्तुत करना, किन को छुपाना, किन को ले जाना, इसका मैं औरंगजेब पर आने के पहले मैं 3 प्रकार के इतिहास का आपको थोड़ा-सा उल्लेख कर दूँ। जी, एक, जब बाबा साहब अम्बेडकर को हम पढ़ते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर इतिहास को मुख्य रूप से देखते हैं कि भारतीय समाज का इतिहास बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के संघर्ष का इतिहास है। जी, तो जैसे वो कहते हैं कि पहले बुद्ध धर्म का आना क्रांति है, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग से लेके शंकराचार्य की जो है वो प्रतिक्रांति है, और खुद भी वो बौद्ध बन के उन मूल्यों को सामने लाना चाहते हैं। तो एक देखा मैंने। दूसरा, मैंने इतिहास का तरीका देखा गांधी और नेहरू का। गांधी और नेहरू का। और एक, गांधी ने कहा कि भाई पहले यहाँ हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे। ये उनके हिंद स्वराज का कोट, मैं कोट तो नहीं जी, एग्जैक्ट बता रहा, मैं मुझे जो जी, याद है बता रहा हूँ। हिंद स्वराज में लिखते हैं, हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा भी थी, हिंदू प्रजा भी थी। मुसलमानों के राज्य में हिंदू प्रजा भी थी, मुसलमान प्रजा भी थी। और उसको ऐड करके मैं कहता हूँ कि मुसलमानों के प्रशासन में हिंदू भी थे, हिंदू राजाओं के प्रशासन में मुसलमान भी थे। और इसी को थोड़ा आगे लेकर वामपंथी जो जाते हैं, वो ज़्यादा इतिहास में वर्गों के आधार पे इतिहास को देखते हैं। ये एक हो गया। और दूसरा जो इतिहास लाया, उसका प्रवेश यहाँ अंग्रेज़ों ने करवाया था। जेम्स मिल की 1817 की किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और तब तक उनके बीच में एक क्लियर था कि अगर भारत पे राज करना है, तो भारत का फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति लगाना पड़ेगा।
और उनको तो यहाँ जो भी समझता था, उनको एक समझता था कि मुसलमान हैं, थोड़े से क्रिश्चियन हैं दाल में नमक के बराबर, और बाकी एक बड़ा समुदाय है जो जिसमें शैव भी है, वैष्णव भी है, नाथ भी है, तंत्र भी है, भक्ति को मानने वाले भी हैं, ये सब है। उनको इसमें कन्फ्यूजन था। तो उन्होंने यहाँ ये जो प्रमुख लोग थे, ब्राह्मण लोग, उनसे कंसल्ट किया। तो ब्राह्मणों ने कहा हम सब तो हिंदू हैं। तो यानी अपने मूल्यों को वो कभी ब्राह्मणवाद के रूप में सामने नहीं रखते, वो इसको हिंदू की छतरी में रखते हैं। तो वहाँ से जो रिस्ले ने 1861 में सेंसस करवाया, उसमें उन्होंने यही कैटेगरी रखी, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन। और हिंदू कौन? जो भी मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं है, सिख नहीं है या क्लियर कट नहीं है, वो सब हिंदू, ऐसा करके उन्होंने कर दिया। तो यहाँ से इसको लेकर इसके दो दो प्रवाह हो गए। इसको मैं कहता हूँ सांप्रदायिक इतिहास। और इस सांप्रदायिक इतिहास में जेम्स मिल ने क्या किया, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। इसको जरा आप ख्याल से देखिएगा। जी जी। प्राचीन हिंदू युग, बुद्ध कहीं नहीं आता। प्राचीन हिंदू युग, मध्यकालीन मुस्लिम युग और आधुनिक ब्रिटिश युग। अब पहले बात इसको अंडरलाइन मैं ये करना चाहता हूँ कि वो जी। खुद के युग को धर्म से नहीं जोड़ते, वो खुद को इससे ऊपर समझकर भाई हम तो ब्रिटिश हैं और यहाँ के लोग जाहिल लोग, हिंदू या मुसलमान। इसको आगे उठाया एक तरफ मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्रवाद के आधार पे इतिहास को बनाया धीरे धीरे चल के। और उन्होंने कहा यहाँ हम मुसलमान तो राजा थे, और अंग्रेज जब यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो हम मुसलमानों को वो राज दे के जाएं। जैसे अब इसमें गलती देखिए, कोई सभी मुसलमान राजा नहीं थे। राजा तो 0.01% होते हैं, बाकी तो श्रमजीवी होते हैं, गरीब किसान, गरीब मुसलमान किसान और मुसलमान राजा, ये कोई गले थोड़ी मिलेंगे। मुसलमान राजा के दरबार में गरीब किसान जा नहीं सकता। तो मुसलमान मुसलमान भाई भाई एक अलग लेवल पे होता है। पर उन्होंने ये कहा कि ये मुसलमानों का राज था, जिसके आधार पे उन्होंने अपनी प्रचलन बनाए। और फिर इधर हिंदू महासभा आरएसएस का क्या कहना, उन्होंने कहा हम तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। अब जब हिंदू शब्द भी नहीं था, हिंदू धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द भी नहीं है, तब से इनका दावा है कि हम कब से एक हिंदू राष्ट्र हैं। दूसरी बात का ख्याल कीजिए, राष्ट्र की कल्पना उनकी अलग है। उनकी राष्ट्र की कल्पना है कि भाई जहाँ भी पहले शंकराचार्य ने मठ खोले तो मतलब उसका मतलब एक धर्म के लोग यहाँ रहते थे, तो वो धर्म को राष्ट्र से जोड़ते हैं, धर्म की परिभाषा बनाते हैं और उसके आधार पर राष्ट्र बनाते हैं। जबकि हम जानते हैं राष्ट्र की कल्पना तो 300-400 साल पुरानी है। जब एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट लोगों को जोड़ता है तो लोगों में एक कल्पना आती है कि जैसे आसाम और गुजरात के लोग हम जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं भाई? हमारे पास कम्युनिकेशन है, हमारे पास एक प्रशासन है, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना की। तो यहाँ मैं 4 का फिर से दोहरा दूं कि एक बाबा साहब आम्बेडकर वाला, ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। दूसरा जो इतिहास गांधी और नेहरू ने रखा, कि नेहरू की बात मैं कहना भूल गया, नेहरू ने कहा कि भाई यहाँ तो मिला जुला सभी सभ्यताएं आती रही, मिलती रही और एक बड़ा प्रभाव बनता रहा, भारत देश बनता रहा। इसमें मेल जोल की परंपरा को अंडरलाइन करने के लिए उन्होंने गंगा जमनी शब्द को बहुत हाईलाइट किया। ठीक है, तो ये एक इतिहास अम्बेडकर जी वाला, दूसरा गांधी नेहरू वाला, और तीसरा ये सांप्रदायिक इतिहास, मुस्लिम सांप्रदायिक इतिहास और हिंदू सांप्रदायिक इतिहास। तो ये अपने अपने राष्ट्रवाद के आधार से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अभी आपने दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल कहा था औरंगजेब का। अब देखिए, औरंगजेब वैसे देखा जाए तो 500 साल में कई मुसलमान शासकों ने राज्य किया। शुरू में जैसे घोरी वंश था, फिर गुलाम वंश, मुझे भी एक सीक्वेंस एग्जैक्ट नहीं मालूम, गुलाम वंश और दूसरे वंश है, मुगल वंश तो आखिर में आया। और मुगल वंश की शुरुआत बाबर से होती है और उसमें औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद तो फिर बहादुर शाह जफर वगैरह, मुगल वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। पर इन्होंने औरंगजेब को पकड़ लिया है। औरंगजेब को क्यों पकड़ा? उसके भी कारण है कि जैसे अकबर को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि अकबर ने सुलह कुल की बात की, अकबर ने दीन इलाही की बात की, और औरंगजेब के भाई दारा शिकोह जो राजा बन सकते थे नहीं बन पाए, उन्होंने भी यहाँ के उपनिषदों का अध्ययन किया, सभी सभ्यताओं का आदर किया। औरंगजेब वो अपने इसमें मौलानाओं के आधार पे चलता था।
उसका जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम था वो थोड़ा कट्टर था, और उसमें जो एक मंदिर तोड़वाया एक मंदिर का तो स्पष्ट उल्लेख है, विश्वनाथ का मंदिर, वो इनके लिए हैंडी आ गया। और एक एक चुन चुन के घटनाएं, औरंगजेब और सिख गुरुओं के बीच के संबंध, उसमें भी मसाला है इनके लिए। तो इसलिए उन्होंने औरंगजेब को पकड़ के एक तरफा बात कहनी शुरू कर दी। अब वो ये बात नहीं कह रहे कि जब दारा शिकोह और औरंगजेब में संघर्ष हुआ तो ज्यादा हिंदू अधिकारी औरंगजेब के साथ आए, ज्यादा हिंदू अधिकारी औरंगजेब के साथ आए। ये बात नहीं बता रहे कि विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, पर उसी के साथ साथ उसने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया। दान दिया। देवी का मंदिर है उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। जहां उसने एक मंदिर को तोड़ा, वहां उसने एक मस्जिद को भी तोड़वाया। गोलकुंडा के नवाब दाना शाह ने उसको कई साल तक ट्रिब्यूट नहीं दिया, लगान नहीं दिया, तो उसने पता लगाया कि वो उसने गोलकुंडा के नवाब ने संपत्ति तो एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है, उसको जाके वो तोड़ के ये ले आया। अब ये औरंगजेब इनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है, क्योंकि ये केवल विश्वनाथ की बात करेंगे, कामाख्या देवी की बात नहीं करेंगे, महाकाल के मंदिर की बात नहीं करेंगे, ये गोलकुंडा की मस्जिद की बात नहीं करेंगे। तो ये उनको सूट करता है, उनकी राजनीतिक नफरत फैलाने के लिए ये काम करता है, इतिहास की बातों को आज के सिलसिले पे ले आना। और जब आपने ये, अभी तो विश्वनाथ के मंदिर की बात चल रही है, अभी तो कितना सब चारों तरफ चल रहा है, पर ये कभी बात नहीं करेंगे यहाँ कितने बुद्ध विहार थे जिनको तोड़ा गया ब्राह्मणवादी राजाओं द्वारा। पुष्यमित्र शुंग से लेके तो शशांक और बाकी जो आए, उन्होंने कितने बुद्ध विहारों को तोड़ा, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। उसमें उस सर पे तो औरंगजेब नहीं जाएंगे। और जी जी, औरंगजेब का वित्त मंत्री तो हिंदू था। और लोग टोटल कहते हैं कि देखिए, अंग्रेज आए, अंग्रेज तो यहाँ से माल उठा के चले गए, यहाँ से जी धन लेकर गए। लेकिन मुगल चाहे जितने मुस्लिम रूलर थे, यहाँ से कोई बाहर तो नहीं गया, सब तो यहीं रच बस गया। तो आज मुगल के खानदान का एक परिवार कलकत्ता में रहता है, 5,000 रुपया उसको पेंशन मिलती है। जी लेकिन उनके जो हिंदू मनसबदार थे और जागीरदार थे, वो तो आजकल 5 स्टार होटल चला रहे हैं। इस पे नहीं बहस हुई जी जी। जितने। अब जी जी। सही कहा आपने। देखिए अब जैसे औरंगजेब को उन्होंने पकड़ लिया है, वो बहुत कन्वीनियंट है, पर औरंगजेब का भी प्रशासन, उसमें वो क्यों सत्ता पे आ पाया, क्यों दारा शिकोह के सामने ज्यादा हिंदू राजाओं ने उसका समर्थन किया। आपने जैसा कहा उसका वित्त मंत्री, इवन औरंगजेब का वित्त मंत्री जो था वो था राजा रघुनाथ। हाँ, राजा रघुनाथ, रतनलाल वही जी, कह रहा रतनलाल जी ख्याल कीजिएगा, यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मुगलों ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं किया। हाँ। उनके प्रशासन में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उनके जमींदारों में और राजा जो उनके मातहत थे, हिंदू और मुसलमान दोनों थे। पर ये जिसको कहते हैं चुन के एक बात को बताना, और यानी आधा सच बताना, और हम्म। मैं तो मानता हूं आधे सच से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। आप एक बार झूठ बोल लें चल जाएगा, पर जब आप आधा सच बताते हैं तो वो एक बहुत ही खतरनाक रूप लेता है, जो आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। सर, इतिहास, भारत बहुलताओं का देश है। जी और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अनेकता में एकता। जी तो इस इतिहास लेखन में जी ये यहाँ के अनुसूचित जातियां जो अस्पृश्य कहे जाते थे, वो पिछड़ी जी 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 जातियां, जी जी शूद्र जो जी। कहे जाते थे, महिलाएं, ट्राइब्स, कई तरह के ट्राइब्स हैं, उनका इतिहास कहाँ है? उन पे कैसे चर्चा करेंगे? ये आपने बहुत गहरा सवाल उठाया कि मैं जैसे इतिहास के 3-4 प्रकार बता रहा था, मेरी जी। उसमें इतनी एक्यूरेट मैं नहीं हूँ। बीच में 20-25 साल पहले जब आंदोलन, मजदूरों का और विद्यार्थियों का आंदोलन जोर पे था, उसी में उस समय एक नया इतिहास, नए प्रकार का इतिहास आ रहा था। वो था सबाल्टर्न हिस्ट्री। सबऑर्डिनेट सबाल्टर्न हिस्ट्री जिसमें आदिवासी है, दलित है, मजदूर है, महिला है, और हिस्ट्री। वो मेरे ख्याल से वास्तविक इतिहास है जिस हम्म। पर हमको फोकस करना चाहिए। तो ये समय का निशानी है कि 1980-90 तक सबाल्टर्न हिस्ट्री बहुत विकसित हो रहा था, पर हम्म। बाद में जब से राम मंदिर का मुद्दा आया तो इतिहास ने, जो शासक हैं वो इतिहास को कंट्रोल करते हैं। अभी तो पूरे इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे 1980 में, 90 में
एनसीईआरटी की जो किताबें थी वो मैंने खुद देखी, मैं खुद रेफर करता हूँ, काफ़ी अच्छी बातें हैं उसमें। उनमें भले ही महिलाओं का, आदिवासियों का पूरा जिक्र ना हो, और उसमें इसकी तरफ इंगित जरूर करते हैं कि समाज रचना क्या थी और शोषण व्यवस्था का एक अंग बताते हैं। अब ये इस पूरे इतिहास को वामपंथी कह के बदनाम करना चाहते हैं। जैसे भारत के जो महान प्रोफेशनल हिस्टोरियंस हैं, जिसमें रोमिला थॉपर हो, हरबंस मुखिया हो, इरफान हबीब हो, आर.एस. शर्मा हो, एक लंबी परंपरा है। और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल हिस्टोरियंस हैं, मतलब वो ऐसे नहीं कि घर में लोग उनको ये कर रहे हैं। जैसे रोमिला थॉपर का आप रुतबा देखिए कि उनको तो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज में बड़ी से बड़ी पोस्ट देते हैं इसके लिए। और सम्राट अशोक पे जितना काम रोमिला थॉपर ने किया है, ये कहते हैं कि भाई ये जो वामपंथी इतिहासकार हैं ये केवल पाश्चात्य मुद्दों को देखते रहते हैं। भारत के मुद्दों को जो गहराई से अध्ययन किया, तो मुझे ज्यादा नहीं पता पर बताऊंगा, रोमिला थॉपर की मुख्य अध्ययन यहाँ के सम्राट अशोक पे है। इरफान हबीब का मुख्य अध्ययन भारत में मुगल शासन में जो लगान व्यवस्था थी उस पर है। अब ये देखिए कि भारत के इतिहास को गहराई पे ले जाने का काम तो इन्होंने किया। अच्छा, अब ये बात कहेंगे कि ये वामपंथी इतिहासकार, अब अम्बेडकर जी को आप कहाँ रखेंगे? ये बात हमारे सामने कौन लाया? रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। किसने बताया कि बुद्ध धर्म का ह्रास कैसे हुआ? ये तो अम्बेडकर ने बताया। इसी को बाद में दूसरे इतिहासकारों ने भी, जैसे डी.एन. झा वगैरह ने भी, शुरुआत तो वहीं से हुई। तो ये एक जो इस प्रकार का इतिहास है जो समाज में शोषण को देखता है, गरीब लोगों को देखता है, उसको बदनाम करने के लिए ये बात की जा रही है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि दलित, आदिवासी, महिला, मजदूर, गरीब, किसान, इनके इतिहास का क्या? इनको तो अभी भी ज्यादा जगह नहीं है। और वो जगह आने का ट्रेंड शुरू हुआ था 1990 के दशक में। सबाल्टर्न हिस्ट्री, रंजीत गुहा वगैरह, मैं ज्यादा नहीं जानता, एक पूरी सीरीज आ रही थी, ऑक्सफोर्ड द्वारा सीरीज आ रही थी, सबाल्टर्न हिस्ट्री 1, 2, 3, 4। मैं लाइब्रेरी में बड़े गौर से देखता था, इतनी गहराई में तो मैं कर नहीं सकता था अध्ययन, पर मैं देखता था हाँ ये चीज है जिससे सीख कर हमको अपना भविष्य बनाना चाहिए। अब वो सबाल्टर्न हिस्ट्री तो जाने दीजिए, इवन जो नेशनल हिस्ट्री हिस्टोरियोग्राफी है उसी पे निशान लग रहे हैं, गांधी नेहरू पे निशान लग रहे हैं, अंबेडकर पे निशान लग रहे हैं। मैंने जो पीएचडी की है और जिसपे कई किताबें मेरी प्रकाशित है, वो राष्ट्रवादी इतिहासकार के ऊपर काशी प्रसाद जायसवाल पे मैंने काम किया है। जी। और जो आज राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद चिल्ला रहे हैं उनको शायद उनके बारे में पता भी ना। अच्छा जी सर, जी ये बताइए कि आरएसएस के गीतों में जब गीत गाते हैं तो पूरा वो भारतवर्ष और अफगानिस्तान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान तक शासन तो किसी ब्राह्मण शासक का और तथाकथित हिंदू शासक का तो था नहीं, वो तो नहीं। सम्राट अशोक का ही शासन था। तो क्या जी, इनके पूरे विमर्श में सम्राट अशोक क्या गायब है? देखिए सम्राट अशोक को ये एक नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, हाँ गायब नहीं है, नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं कि सम्राट अशोक के कारण भारत कमजोर हो गया। जी, उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई जिससे भारत कमजोर हो गया, वो गायब नहीं है। तो कमजोर हो गया। तो भारत कमजोर हो गया क्योंकि उसने अहिंसा की नीति अपनाई। तो इसलिए पुष्यमित्र शम का गुणगान करते हैं और अशोक को इस प्रकार से हाशिए पे रखते हैं। अब जो अफगानिस्तान और अखंड भारत की बात करते हैं, अब वो दिवा स्वप्न है, क्योंकि जो संकीर्ण राष्ट्रवादी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे राज करना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में, आप और मैं लोकतंत्र में मानते हैं, रियल लोकतंत्र में मानते हैं। तो हम तो कहेंगे भाई लोग अगर अलग अलग देश आपस में अच्छे संबंध रखें, एजुकेशनल एक्सचेंज हो, शिक्षा का आदान प्रदान, स्वास्थ्य का आदान प्रदान, अच्छे व्यापार हो, अच्छे संपर्क साधन हो, तो सभी देशों का विकास होगा। हम्म। ये चाहते हैं कि बाकी देश इनके मातहत बने और वो एक विस्तृत अखंड भारत बनाए, जो कल्पना मेरे ख्याल से आज के समाज में असंभव है, होना भी नहीं चाहिए। वैसे उसके जवाब में तो मैं यही कहता हूँ कि सार्क, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। उसमें अब मैं जब मेरे ख्याल से काफ़ी आज 20-25 साल पहले मैं देखता था कि बांग्लादेश के स्टूडेंट आ रहे, पाकिस्तान के मरीज आ रहे, दूसरे देशों से लोग यहाँ आ रहे थे, वो एक आपस में एक अच्छे विचार एक दूसरे के लिए बन रहे थे।
और दूसरा आपने आपका जो मुख्य बात थी कि अशोक के बारे में, और अच्छा दूसरा एक में इन्होंने एक नया शगुफा छेड़ा है कि भारत का सबसे महान दार्शनिक कौन? भारत का सबसे महान दार्शनिक शंकराचार्य। और खैर जब हम जाके देखें तो फिर शंकराचार्य एक तरफ है जो बौद्ध मठों पर हमले भी करवाते हैं, बुद्ध धर्म के खिलाफ बुद्ध धर्म को समाप्त करने में, प्रतिक्रांति में योगदान भी देते हैं। और वास्तविक यहाँ का सब इसमें अनक्वेश्चनड है, जो महानतम दार्शनिक भारत ने दिया है वो तो गौतम बुद्ध है, उसमें मुझे तो कोई शंका नहीं है। और जो जो ये लाइन है, चारवाक, गौतम बुद्ध, कबीर, अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, ये हमारी वास्तविक गहरी दार्शनिक परंपरा है जिसको ये पूरी तौर से बाईपास करके, साइड ट्रैक करके चलना चाहते हैं। सर, अशोक के बारे में शायद उनको ये नहीं पता है कि वो अहिंसा अपना तो लिए थे, लेकिन आर्मी को डीमोबिलाइज नहीं किया था, आर्मी उन्होंने भंग नहीं की थी, और ना ही कैपिटल पनिशमेंट भंग की थी। और जी जो वॉरिंग ट्राइब्स थे उनको अशोक धमकी भी देता है कि आपकी बदमाशी एक लेवल तक टॉलरेट की जाएगी, नॉट बियॉन्ड दैट। जी जी बहरहाल जी आपने शंकराचार्य का नाम लिया अभी। जी लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भारत से बाहर जाते हैं तो शंकराचार्य का नाम वहां नहीं लेते, वहां तो कहते हैं मैं युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती से आया हूँ। क्या चक्कर? चक्कर तो देखिए कि गौतम बुद्ध का जो दार्शनिक गहराई है वो तो दुनिया के महानतम चंद लोगों की है। और उन्होंने जो शांति का संदेश दिया, जिसके आधार पर समाज को जोड़ने की कोशिश की, समाज में अहिंसा का प्रचार किया, उसका जवाब कहाँ मिलेगा आपको? तो वहाँ तो गौतम बुद्ध के सिवा आप किसको रखेंगे? तो गौतम बुद्ध के सिवा आप किसी को रख भी नहीं सकते। तो उनका यही डबल स्टैंडर्ड तो यही है ना, कि जैसे अभी अरब देशों ने धमकी दिया तो ठीक है भाई, 2 हमने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया, और पर यहाँ चुप्पी साध लेते हैं। तो विदेशों में जाके एक चादर ओढ़नी पड़ती है। कुछ जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गुजरात के 2002 के दंगे हुए थे, तो उन्होंने यही बात की कि मैं विदेश जा रहा हूँ, वहाँ मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि गुजरात में क्या हुआ। तो विदेशों में इनको एक जो अभी सभ्यता संस्कृति के आधार पे एक अच्छा चेहरा दिखाना पड़ता है, और बुद्ध से अच्छा चेहरा तो हो नहीं सकता। कभी गांधी को रख देंगे और नहीं तो बुद्ध को रख देंगे। इतने विशाल पावरफुल जब गवर्नमेंट, वो कतर ने एक बार धमकी दी तो आप देख ही रहे हैं अभी क्या चल रहा है। व्यापार का मामला है रतन लाल जी, व्यापार का मामला है। वहां से आपके लिए गैस आता है, पेट्रोलियम आता है। वहाँ 80 लाख भारतीय नौकरी करते हैं, और जो भारत में पैसा वापस भेजते हैं उनमें सबसे बड़ा गल्फ एरिया वाले हैं। अमेरिका हम्म। वाले नहीं है भारतीय, ब्रिटेन वाले भारतीय नहीं है, कनाडा वाले नहीं है। ये गल्फ के जो भारतीय हैं, प्लम्बर, कारीगर, ड्राइवर और दूसरे, ये सबसे ज्यादा पैसा भारत को भेजते हैं। तो इनसे कैसे आप संबंध बिगाड़ सकते हैं? भले ही उनके देश में मानव अधिकारों की कल्पना है ही नहीं, ये भी देखिए, उनकी बहुत तारीफ करने की भी जरूरत नहीं है, उनके हाँ अंदर तो मानव अधिकारों की कल्पना है नहीं। पर उनसे हमको व्यापार करना है, गैस लेना है, पेट्रोलियम लेना है। हमारे इंडियंस वहाँ नौकरी करते, इसलिए वो इस बात को लेके चलते हैं। सर, एक दो सवाल और आपसे लूंगा जी कि इतिहास की जो व्याख्या है जी एक पक्षीय, और वो प्रोफेशनल हिस्टोरियन द्वारा भी नहीं की जा रही है, प्रोफेशनल जी हिस्टोरियन जी भी जी नहीं कर रहे हैं। क्या है रिश्ता, ये ऐसे क्यों? क्योंकि इसलिए ये समझना जरूरी है। ये हम आम जीवन में लोग इतिहास का मतलब समझते हैं अकबर बिरबल की कहानी, अरे इतिहास पढ़ रहे हो, क्या करोगे हिस्ट्री पढ़ के। लेकिन पूरा जो विमर्श है, जो राजनीतिक विमर्श है, जो सांस्कृतिक विमर्श है, जो बौद्धिक विमर्श है, वो इतिहास के इर्द गिर्द ही रहता है। तो हमारे दोस्तों को ये बताइए कि इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, और बीजेपी आरएसएस इतिहास की एक पक्षीय और समझिए अर्ध सत्य, उससे भी कम, वो व्याख्या क्यों कर रही है? देखिए, वो व्याख्या ऐसा कर रहे हैं कि पहले तो जैसे औरंगजेब क्रूर रहा होगा, जैसा भी राजा रहा होगा, आज का मुसलमान तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नहीं पर है। एक समीकरण बना दिया गया है कि भारतीय मुसलमान यानी मुसलमान राजाओं में भी खास तौर से औरंगजेब, और भारतीय मुसलमान यानी पाकिस्तान, ये दो एक समीकरण आम सोच में खड़े कर दिए गए हैं। और उसके आधार पे भी मुसलमानों की आज की भी चीज़ों को भी चुन के बताएंगे। उनके परिवार नियोजन के बारे में ये नहीं बताएंगे कि वहाँ भी परिवार परिवार नियोजन सफल हो रहा है,
वहाँ भी रेट ऑफ फर्टिलिटी कम हो रहा है। वो तो हम दो हमारे दो वाला मामला लेकर अभी भी चलेंगे। तो उनको देखिए, ये राजनीति जो है आरएसएस वाली, या किसी भी धर्म की राजनीति, इसके दो पैर हैं, और ये हमें इस गहराई से समझना है। एक पैर है प्राचीन मूल्यों को पुनर्स्थापित करना, मनुस्मृति के मूल्यों को पुनर्स्थापित करना आधुनिक रूप में, ये एक पैर है। और उसका दूसरा पैर है यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान और क्रिश्चियंस, उनके खिलाफ नफरत फैलाना। ये सांप्रदायिक राजनीति केवल हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है रतनलाल जी, ये मामला है वर्ण व्यवस्था को आधुनिक रूप में प्रस्थापित करने का, नंबर एक। नंबर दो, लोकतंत्र की जड़ों को समाप्त करके एक ऑटोक्रेटिक राजाशाही टाइप रूल लाना, कि भाई राजा है, कानून भी बनाता है, लगाता भी वही है, सजा भी वही देता है। वो भी आप देख रहे होंगे आपके पड़ोस के राज्य में वैसे ही हो रहा है कि जो मर्जी आए, भाई ये अपराधी है, इसको पीटो, यहाँ बुलडोजर चला दो। तो ये उनके राजनीति का एक भाग है, जहाँ वो एक तो प्राचीन काल का गौरव करेंगे। अब यहाँ मैं प्राचीन काल के गौरव के लिए आपको थोड़ा सा एक मेरी समझ बता देता हूँ कि भगत सिंह और अंबेडकर जैसे लोग कहते हैं कि हमको भविष्य में स्वर्णिम युग बनाना है, बराबरी के आधार पे, गैर शोषण के आधार पे। और ये कहते हैं कि प्राचीन काल जो था वो स्वर्णिम काल था। इसीलिए देखिए, बाबा साहब जब मनुस्मृति जलाते हैं, और तो वो प्राचीन युग का वो उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि ये मुझे मंजूर नहीं है, और वही बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बता देते हैं कि हमें इस रास्ते पर जाना है। और जो ये धर्म के नाम की राजनीति होती है, ये जन्मजात ऊंच नीच, जन्म वाली ऊंच नीच को नए नए रूप में प्रस्थापित करना चाहती है। और साथ ही साथ जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको हाशिए पे रख के, निशाना बना के, क्योंकि आपको जब अंदर मजबूती लाना है तो बाहर एक टारगेट चाहिए। कि वैसे तो हिंदू समाज में देखिए शैव वैष्णव नाथ सिद्ध कितने आपको मिलेंगे, ठीक है, और उनके भी उसके लिए भी उन्होंने वीएचपी बनाई कि सब साधु समाज में हजारों ग्रुप, उसको एक करने के लिए वीएचपी बना दिया। तो पूरे समाज को एक करने के लिए बाहर का दुश्मन बनाना जरूरी होता है। तो जैसे पाकिस्तान में उन्होंने दुश्मन बनाया हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को। ये एक जगह की बात मैं नहीं कर रहा, धर्म के नाम की कोई भी राजनीति, इनके सिद्धांत एक जैसे होते हैं। तो एक को भी किसी को टारगेट करके समाज को एक रूप रखना, और उसको टारगेट करके समाज के असली मुद्दों को भुला देना। अब गरीबी कुछ नहीं, बेकारी कुछ नहीं, अशिक्षा कुछ नहीं, स्वास्थ्य की कमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है तो ये मुसलमान है, जिसने आज मोर्चा निकाला, पत्थरबाजी की, और जिसके कारण सब। तो ये एक मूल मुद्दों से भी ध्यान भटका सकते हैं आप। और तीसरा इसका एक पहलू देखिए कि कुछ चुने हुए कॉरपोरेट को प्रमोट करना। और वो आप देख रहे हैं, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, कुछ लोगों ने तो इतना एक सेकंड में कमाते होंगे जितना आप और मैं एक जन्म में नहीं कमा सकते हैं। ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं, एक प्रोफेसर की हालत का मैं मजाक कर रहा हूँ कि आप जितना एक जन्म में नहीं कमाएंगे, उनमें से एक सेकंड में वो कमा लेंगे। तो खैर, ये समाज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्थिक विषमता को कम करने की कोशिश करना चाहिए, और ये राजनीति आर्थिक विषमता को बढ़ाने की दिशा में तेजी से इसने कदम बढ़ाए हैं। सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, लैंगिक विषमता, ये भी ख्याल कीजिए, जेंडर का मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी जो जन्म वाली विषमता के आधार पे ये राजनीति चलती है। और इसमें मैं कहूँगा म्यांमार में जो बुद्ध धर्म के नाम पे चलता है, वो भी यही है। और इवन क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म भी मोर और लेस इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे चलता है। तो मुझे यहाँ जी औरंगजेब पे एक आरोप रहता है कि भाई को उसने मारा, जी, दारा शिकोह को। तो ये फिर ये महाभारत क्यों हुआ था और उसमें किसको मारा गया था, और राम वनवास किसके लिए गए थे, ये सवाल भी तो उठेंगे ना। बहरहाल सर, ये आरएसएस इतिहास की व्याख्या करती है, लेकिन अपना इतिहास क्यों नहीं बता रही? कि हमने क्या किया आजादी के आंदोलन के दौरान, हमने क्या किया। वो देखिए कितनी चालाकी है,
वो कहेंगे कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए कुछ नहीं किया, पर ये नहीं कहेंगे कि हमने भी कुछ नहीं किया, हम तो पीछे ही खड़े थे। आजाद हिंद फौज के लिए सुभाष चंद्र बोस और गांधी के मतभेद बताएंगे, पर ये नहीं बताएंगे कि जब आजाद हिंद फौज के लोगों पर मुकदमा चल रहा था तो आपने मुकदमे की क्या मदद की? कांग्रेस ने मदद की, जवाहरलाल नेहरू ने मदद की, गांधी जाकर उनको नैतिक रूप से मिलते रहे, आपने क्या किया? तो ये एक सेलेक्टिव जो प्रेजेंटेशन है, पावर ऑफ प्रोपोगेंडा, इसको नोम चॉम्स्की कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट। उसमें ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। सोशल मीडिया है, स्कूल है, किताबें हैं, मीडिया है, टेलीविजन है, और फिर शाखाएं हैं। आप उसके माध्यम से जो चाहे फैलाते जाइए और उससे सामाजिक चेतना का निर्माण कीजिए। खुद की बातों को छुपाइए और ऐसी उंगलियां दूसरों पे उठाइए। आखिरी सवाल सर, जी, एज ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन और स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जी, हमने देखा है कि चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे बाद में कई और सारे इश्यूज आए हैं, इतिहासकार अपने कलम से और सड़क पर जाकर भी उन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज किया है। जी, चाहे आर्य शर्मा हो, डीएन झा हो, सुमित सरकार हो, मैंने देखा है सब उनको जी, प्रोटेस्ट में भी साथ, इरफान हबीब हो, जी, श्रीमाली हो, रोमिला थापर हो, वो जी, चिट्ठी लिखते थे, अखबार में लेख लिखते थे, सड़कों पर जाकर प्रोटेस्ट करते थे। जी। लेकिन आज इस तरह के हालात नहीं दिख रहे हैं। कहाँ है प्रोफेशनल हिस्टोरियंस? एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन तो मेरे सामने बैठा है जो ये सब करता है, जो ये सब करता है। और बाकी हिस्टोरियंस के बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ। ओवरऑल अगर आप देखिए तो प्रोटेस्ट थोड़ा कमजोर ही हो रहा है। कुछ इंटेलेक्चुअल सामाजिक कार्यकर्ता ये काम करते हैं, पर मोटे तौर से इतिहास के लेखन की प्रक्रिया को भी बदलने की कोशिश की जा रही है और जी, उन इतिहासकारों को प्रमोट किया जा रहा है जो अपने इतिहास से इनकी विचारधारा को मजबूत करें। और वो नाम आप भी जानते हैं, कई कई ऐसे नए नए इतिहासकार खड़े हो रहे हैं जो, जी, जी। और वो उनके लिए तो गौरव मनाने का दिवस है अगर कुछ खराब होता है तो। और जो आपके जैसे हिस्टोरियन या रोमिला थॉपर की लाइन वाले हिस्टोरियन है वो संख्या में भी कम है, संख्या में भी कम है, और दूसरे दूसरे माहौल भी समाज के कारण शायद थोड़ी चुप्पी होगी, जी, पर जी। आप उसकी कमी काफी पूरी कर रहे हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, राम पुनियानी साहब थे और इनको पूरा वीडियो सुनिए, शेयर करते रहिए। और मैं एक बात बता दूं, इतिहास के छात्र होने के नाते, सत्ताएं इतिहास से बहुत डरती हैं। जो इतिहास कंट्रोल करता है वही सत्ता भी कंट्रोल करता है, और जो सत्ता कंट्रोल करता है वही इतिहास कंट्रोल करता है। इतिहास हर समय सवाल करना सिखलाता है। सवाल करिए। और इसलिए आप राजनीति, इलेक्शन, चुनाव, सरकार, तमाम इन बातों में देखेंगे तो देखेंगे सब इतिहास के इर्द गिर्द घूमता है। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जो समुदाय अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। अपने बच्चों को इतिहासकार और समाजशास्त्री बनाइए। शुक्रिया। जय भीम। जल्दी मिलता हूं अगले प्रोग्राम में।